हाँ जी बेटा, ये चैप्टर है आपका नया और पाठ का नाम है वे आँखें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो देख लेंगे। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बता रही थी कि भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद भी कुछ किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ। कवि कहता है कि बहुत बड़े वादे किए गए कि सरकार सत्ता में जो लोग आए उन्होंने भी कहा कि किसानों की हालत सुधरेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही साहूकार और जमींदार उन्हें परेशान करते थे, अत्याचार करते थे, उन पर उनका शोषण करते थे, उन पे कर्ज और लगान जैसी चीजें पहले भी लागू थी और अभी भी यही हालात थे। तो ऐसे यहाँ पर उस किसान की दुर्दशा यानी बुरी दशा हो गई अत्याचार और शोषण के कारण कि बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा। क्या-क्या था, कैसे-कैसे था, तो कहते हैं कवि कहता है कि मैं उस किसान की जब आँखों को देखता हूँ, तो मुझे उसकी आँखें कैसी दिखाई देती हैं। कहते हैं अंधकार की गुहा सरीखी, अंधेरे से भरी गुफा के समान उसकी आँखें मुझे दिखाई देती हैं। उन आँखों से डरता है मन, मेरा मन उन आँखों को देखकर डर जाता है। कौन-सी आँखों को? भरा दूर तक उसमें दारुण, जिसमें दूर-दूर तक दारुण भरा है, दारुण का मतलब दुःख भरा हुआ है, ऐसी आँखों को देखकर मेरा मन डरता है। दैन्य दुःख का नीरव रोदन, दैन्य का मतलब गरीबी, गरीबी का दुःख जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, कहता है ऐसा लगता है जैसे लगातार उसकी आँखें रो रही हैं, उस गरीबी में, उस पीड़ा में, उस दुखद क्षण में उसकी आँखें ऐसी दिखाई दे रही हैं। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। पहली लाइन में जब वो कवि किसान की आँखों को देखता है तो उसे ऐसा दृश्य दिखाई देता है। अब कवि जो है बताता है किसान के बारे में कि किसान कैसा किसान था पहले जब वो कर्ज में नहीं डूबा था, उससे पहले उसके घर के हालात क्या थे, उसकी स्थिति क्या थी। तो कवि बताता है कि वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र। कहते हैं वो एक स्वतंत्र किसान था जिस पर किसी भी साहूकार या किसी भी जागीरदार का कोई भी कर्ज नहीं था। अभिमान भरा आंखों में इसका और उसे इस बात का अभिमान था, बड़ा गर्व था कि मैं एक ऐसा किसान हूँ जिस पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। ऐसे किसान को छोड़ उसे मझधार आज, ऐसे किसानों को आज हमने क्या कर दिया है, मझधार में छोड़ दिया है, बीच रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। कैसे? यानी कि उनकी कोई नहीं सोचता। संसार कगार सदृश बह खिसका, कहते संसार इस तरह से बहकर वहां से खिसक गया, निकल गया जैसे एक नदी किनारे को काटकर आगे निकल जाती है। कहते हैं ऐसे ही और लोग अपनी अपनी उन्नति में आगे निकल गए। किसान वहीं का वहीं है, उसकी मझधार, उसकी नैया, उसका जीवन वैसे का वैसे चल रहा है। अब आगे कवि बताता है कि कैसे कैसे था वो किसान, कैसे कैसे उसके जीवन की परिस्थितियां थी। कहते हैं लहराते हुए खेत दृगों में, दृग का मतलब होता है आंखें, कहते उसके लहराते हुए खेत उसकी आंखों में आज भी दिखाई देते हैं, आज भी उसके सामने आ जाते हैं, उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। कौन से खेत? हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल का मतलब कि ऐसी वस्तु जिस पर अब आपका कोई अधिकार ना हो। कहते अब उस खेतों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि साहूकार ने, जमींदार ने क्या है, कर्ज के कारण उससे वो सारे खेत छीन लिए हैं। हंसती थी उसके जीवन की, अब वो कहता है कि उसके जीवन में हंसी ही उस वजह से थी। किस वजह से? हरियाली जिसके तृण तृण में, यानी पत्तों के हरे हरे फसलों को देखकर, पत्तों पर हरी हरी फसलों को देखकर, खेतों में हरी भरी फसलों को देखकर उसके जीवन में हंसी आती थी, अर्थात उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी अपनी हरी भरी फसलों को देखकर या एक एक पत्ते की हरियाली को देखकर वो खुश हुआ करता था। ऐसे उसके खेत थे। आगे और क्या कहता है कवि? आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, यानी आज उसकी आंखों के सामने घूम रहा है वो चित्र, बार बार याद आ रहा है वो दृश्य, बार बार याद आ रहा है। किसका? वह उसकी आंखों का तारा, जो उसकी आंखों का तारा था। आंखों का तारा का मतलब एकमात्र पुत्र, इकलौता प्यारा बेटा। कहते उसकी आंखों के सामने उसको आज वो दृश्य बार बार आ रहा है, वो सीन उसे याद आ रहा है। कैसे? कारकुनों की लाठी में जो गया जवानी में ही मारा। कारकुने का मतलब साहूकार के जो बॉडीगार्ड होते हैं, रक्षक होते हैं, अंग रक्षक होते हैं। तो कहते हैं कारकुनों की लाठी से, साहूकार के अंग रक्षकों की
लाठी से, जो गया जवानी में ही मारा, यानी उन्होंने लाठी से पीट पीट के उसकी मौत कर दी, हत्या कर दी उसकी, जवानी में ही बेचारा मारा गया। क्यों मारा गया, लाठियां क्यों बरसाई गई? मैंने बताया था कि किसान ने कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो उसने उसके बेटे को बुलाया और मारा पीटा, और इतना मारा कि बेचारे की मौत हो गई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। पेज दूसरा लेना पड़ेगा उठे। हाँ जी। फिर मैंने आपको बताया था कि किसान की इन आंखों में देखिए कैसे आंसू गिर रहे हैं। ये उस गरीब, दलित, पीड़ित, दुखी किसान की आंखों से वो व्यथा, वो दुख प्रकट हो रहा है। अब कवि कहता है कि बिका दिया घर द्वार, यानी बिका दिया मतलब बेच दिया, घर द्वार, घर बार तक भी उसने बेचना पड़ा। महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, लेकिन महाजन ने ब्याज की एक भी कोड़ी, कोड़ी का मतलब पैसा, यानी उसने ब्याज का एक भी पैसा नहीं छोड़ा। उसके लिए किसान को क्या है, बेचना पड़ा, घर बार भी बेचना पड़ा। और रह रह आंखों में चुभती है वह कुर्क कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अब कवि कहता है कि बार बार, रह रह कर मतलब होता है बार बार, बार बार आंखों में चुभती है, यानी बार बार आंखों के सामने आ जाती है, परेशान करती है। क्या? कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क होने का मतलब है नीलाम होना। कहते जो उसके बैलों को नीलाम किया गया, बैलों की जोड़ी को नीलाम किया गया, वो दृश्य भी उसकी आंखों में बार बार दिखाई देता है। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि ऐसे में किसान के घर बार बिक गया, महाजन ने एक भी उसका पैसा नहीं छोड़ा, सारा कर्ज उससे वसूल लिया और उसके बैलों की जोड़ी को भी उसे बेचना पड़ा। आगे कहता है उजरी उसके सिवा किसे कब। अब उजरी मैंने बताया था, उजरी का मतलब होता है सफेद रंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। पास दुहाने आने का मतलब है कि पशु का दूध निकालने के लिए जब मालिक पास में जाता है, कहते हैं इसलिए उजरी जो है, अर्थात सफेद रंग की जो गाय थी उसका नाम था उजरी। उजरी इसलिए कहता था क्योंकि उसका रंग सफेद था। तो प्यार से जो किसान है अपनी गाय से बड़ा स्नेह करता था, और उसकी गाय भी अपने मालिक से बड़ा स्नेह करती थी। तो कैसे कह रहा है कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानी किसी को भी और कभी भी अपने पास दुहाने नहीं आने देती थी, अर्थात दूध निकालने के लिए नहीं आने देती थी। आहा आंखों में नाचा करती है उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते हैं आहा, यानी कि आहें भरता है वो बेचारा। क्यों? क्योंकि देखिए खेत चले गए, घर बार चला गया, बैल चले गए, ठीक है, इकलौता बेटा मारा गया, और उजरी जो है उसने गाय ने जो है वो दूध भी देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे स्नेह इतना कर दी थी, वो भी बेचारी बेची गई। आह आंखों में नाचा करती है उजड़ गई जो सुख की खेती। अब कवि कहता है कि उसकी आंखों में वो सारे दृश्य आज नाच रहे हैं, आंखों के सामने आ रहे हैं, जो सुख के समान थे, अर्थात उसकी सारी सुखद बातें आज उसको याद आ रही हैं। दवा दर्पण, बिना दवा दर्पण के घर नहीं। बिना दवा दर्पण का मतलब होता है दवा पानी के, बिना दवा पानी के घरनी, घरनी का मतलब होता है पत्नी। कहते बिना दवा पानी के पत्नी स्वर्ग चली गई, अर्थात एक्सपायर हो गई। आंखें भर आती हैं जब ये सारी बातें याद करता हूँ, पत्नी को याद करता हूँ, घर बार को याद करता हूँ, बेटे को याद करता हूँ, खेत खलिहान को याद करता हूँ, तो कहते हैं मेरे आंखें भर आती हैं, यानी कि चेहरा उदास हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। कहते हैं आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमही, देख रेख का मतलब बिना देखभाल के, दुधमही का मतलब होता है बेटा दूध पीने वाली बच्ची, जो ऐसी बच्ची जो अभी माँ का दूध पी रही थी, ठीक है। कहते दुधमुही बच्ची 2 दिन बाद मर गई, यानी कि माँ चली गई और बच्ची माँ का दूध ही पीती थी, माँ के बिना देखभाल बच्ची की कौन करता। ऐसे में वो बिना देखभाल के बच्ची भी 2 दिन के बाद, यानी पत्नी की मौत के बाद 2 दिन के बाद वो भी मर गई। आगे कवि कह रहे हैं कि घर में विधवा रही पतहू, ठीक है। पतहू का मतलब आपने पढ़ा ही था, बाल गोविंद भक्त पढ़ा था 10वीं में, तो वहां पर है पतहू का मतलब होता है पुत्र की वाइफ, यानी कि पुत्र की वधू, पुत्र की पत्नी। तो कहते घर में सिर्फ एक बची, कौन? पुत्र की पत्नी बची, ठीक है, यानी कि बेटी मर गई,
उसकी पत्नी मर गई, ठीक है, घर बार बिक गया। अब घर में क्या बची? एक विधवा पुत्रवधू बची, लक्ष्मी थी। अब कवि ये कहता है कि वैसे तो घर की लक्ष्मी थी वो, यानी कि औरत नाम की एक ही घर में महिला थी, ठीक है, जिसे मैं लक्ष्मी कह सकता हूँ। यद्यपि पति घातिन, हालांकि पति घातिन, हालांकि लोग उसे क्या कहते थे? पति घातिन कहते थे, पति को मार देने वाली, पति को खा जाने वाली कहा करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि जो बेटा एक्सपायर हुआ है, जो लड़का एक्सपायर हुआ है, वो पत्नी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं घर में वो मेरे लक्ष्मी थी, मुझे कोई ऐतराज नहीं था उस बात का, एकमात्र सिर्फ वही तो थी मेरे घर में। उसके बाद कहते हैं लेकिन लोगों ने उसे क्या कहा? पति को मार देने वाली कहा, यानी सारा आरोप किस पे लगाया? पत्नी पे लगा दिया कि तूने ही अपने पति को मारा है, ठीक है। या फिर अब जो सारा आरोप पति पत्नी पर लग गया तो क्या हुआ? पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल का मतलब होता है पुलिस का थानेदार, ठीक है, पुलिस चौकी का थानेदार। तो कहते थानेदार ने उसे पकड़ मंगाया, कोतवाल ने क्या कहा? ऑर्डर दिया कि जाओ उसकी पत्नी को ले आओ। क्यों? क्योंकि उसने ही उसके पति को मारा है, हालांकि साहूकार ने मारा था, ठीक है। अब देखिए वहां पर मिली भक्ति कितनी है, यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि बड़े बड़े जो साहूकार या जागीरदार हुआ करते थे उनकी पहुंच थानों तक भी हुआ करती थी। उन्होंने मार दिया लेकिन सारा लांछन किस पर लगाया? पत्नी पर लगा दिया कि तू ही अपने पति को मारने वाली है। तो ऐसे में थाना अध्यक्ष ने, कोतवाल ने उसकी पत्नी को थाने में बुलाया, थाने में बुलाकर उसने उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके साथ छेड़छाड़ की। तो ऐसे में बेचारी शर्म के मारे डूब कुएं में मरी एक दिन, वो भी बेचारी एक दिन कुएं में डूब कर मर गई। इससे अच्छा क्या जीना, ठीक है, समाज में कलंक से थोड़ा जीना था उसको। तो बेचारी सहन नहीं कर पाई और क्या कर दिया उसने? खुद की जान कुएं में झोंक दी, अर्थात वो भी कुएं में एक दिन मर गई। अब इतना असहाय दुख उस किसान का, ना बेटा बचा, ना पुत्र वधू बची, ना पत्नी बची, ना लड़की बची, ना घर बार बचा, ना खेत बचा, ना क्या है बैल गाय बचे। अब कहते हैं इतना दुख उसके पास, फिर वो बेचारा असहाय इतना है, अपनी व्यक्त दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू, कहते खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू, जोरू का मतलब होता है पत्नी, कहते मानता हूं कि भाई पत्नी तो पैर की जूती होती है। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन से ये भी बता रहा है बेटा कि उस समय समाज में औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता था, इज्जत से नहीं देखा जाता था, उसे पैर की जूती समझा जाता था। जिस तरह से आपकी पैर की जूती जब आपको पसंद ना आए तो आप बदल लेते हो, उसी तरह से औरतों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता था, कुछ महत्व नहीं दिया जाता था उस समय, औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती थी। तो कह रहा है कि खर पैर की जूती जोरू, कहते खर पत्नी, जो पत्नी है वो तो पैर की जूती होती है, एक ना सही दूसरी आती, कहते एक ना सही मैं पत्नी तो दूसरी ले आता, यानी कि मेरी पत्नी मर गई थी तो मैं पत्नी को तो एक ना सही मैं दूसरी ले आता, ये तो सब्र की बात है। खैर कोई बात नहीं, पत्नी एक एक्सपायर हो गई तो दूसरा ऑप्शन था उसके पास, ठीक है। पर जवान लड़के की सुध करके, लेकिन कहता है लेकिन जवान बेटे को जब याद करता हूँ, सुध करने का मतलब जब होश में आता हूँ और जब जवान लड़के की जब मुझे याद आती है, सांप लौटता फटती छाती, यानी मेरे कलेजे में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा आता है मुझे, ठीक है। सांप लौटने का मतलब जल भुन जाता हूं मैं, फटती छाती और छाती फटने को हो जाती है, लेकिन करूं क्या? क्यों? क्योंकि असहाय हूँ, कर्ज चुका नहीं पाया और इतने अत्याचार किसानों पर किए जा रहे हैं साहूकारों के द्वारा कि इतने अत्याचारों के बाद भी कहता है क्या क्या सहन करता, कलेजा फटने को हो जाता है मेरा, और मेरे जो मन के भाव हैं वो क्रोध से जल रहे हैं, मेरा मन गुस्से से उबल रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। कहता है खैर पत्नी एक चली जाती तो दूसरी ले आता, लेकिन जवान लड़के की याद करके उसका क्या करूं, वो तो मुझे बार बार याद आ रहा है और मेरी छाती फटने को हो जाती है, अधीर हो जाता हूँ, लगता है कि बदला लूं लेकिन कर नहीं सकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि असहाय हूँ को, क्यों? क्योंकि कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। अब कहता है पिछले सुख की स्मृति आंखों में, कहते ये जो पिछला सुख है, कौन सा सुख उसका? देखो खेत बार ना, तो क्या है, खेत खलिहान थे, घर बार था, ठीक है, गाय बैल भैंस थे, और क्या है उसकी क्या मतलब पत्नी थी, बेटी थी,
बेटा था, पुत्रवधू थी, हँसता खेलता परिवार था उसका, ठीक है? उसके जीवन के सुख थे ये। कहते उनकी स्मृति, स्मृति का मतलब यादें, कहते उनकी स्मृति आँखों में जब आ जाती है, वो याद जब आ जाती है, उस सुख की मुझे जब याद आ जाती है, पहले वाले समय की जब मुझे याद आ जाती है, क्षण भर एक चमक लाती है। कहते पल भर के लिए, क्षण भर का मतलब है पल भर के लिए एक चमक चेहरे पर आ जाती है, एक उम्मीद आ जाती है, खुशी से चेहरा जगमगाने लगता है, आभासी आ जाती है। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ता चित्त, लेकिन तुरंत उसके बाद जैसे ही वो समय याद करता हूँ दोबारा कि अब तो कुछ भी नहीं है, तो शून्य में गढ़ वह चितवन, चितवन का मतलब मन, कहते मन जो है वो आंखें जो है वो मेरी कैसी हैं, शून्य में गड़ जाती हैं, शून्य का मतलब आसमान में गड़ जाती हैं, तीखी नोक सदृश बन जाती, और इस तरह से वो आसमान को देखता है कि मानो तीखी नोक की तरह, कि शायद ऐसा लगता है जैसे आसमान में छेद कर देंगी, निहारता रहता है आसमान को, उस खाली आसमान को निहारता रहता है, और तीख की नजरों से उसे देखता रहता है, पैनी नजरों से उसे देखता रहता है, मानो वो सारी मतलब जो उसकी आंखें हैं वो आसमान में भी छेद कर देंगी, पार कर जाएंगी, ऐसा लगता है। इतना दुखी और पीड़ित वो बेचारा किसान है। तो बेटा यहाँ पर उस किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, जो साहूकारों और जमींदारों के द्वारा ढाए गए अत्याचारों का मतलब शिकार हुआ। ठीक है, तो यहीं पर ये पाठ आपका खत्म होता है। इसकी पीडीएफ जो है मैं भेज चुकी हूँ आपकी। ठीक है, तो उसे आपने क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट बेटा? कौन कौन आ गए हैं? अच्छा, जतिन आ गया है, करण, ईशु, मधु, राजीव, भाई 7 ही बच्चे हो। योगेश, प्रियंका। प्रियंका बेटा, आपका कितना काम हुआ? आप तो अभी मुझे लगा है कुछ दिन से आने लगे हो। वो रह रहा है, बाकी सारा हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी, ये लेफ्ट नहीं होना बेटा, बिना परमिशन के लेफ्ट नहीं होना। योगेश कितना हुआ? वे आंखें बाकी हो रहा है। ये देख लो, जो कह रहे हो ना वो होना चाहिए, क्योंकि अब कॉपियां चेकिंग शुरू हो रही है, तो फिर आपका पेंडिंग मिला तो फिर ठीक नहीं होगा। अंशु आपका बेटा? अंशु सुन पा रहे हो आवाज? हाँ, बोल। बस, तो वे आंखें तो बेटा, हाँ, बहुत पहले दे दिया था, 2 दिन पहले ही दे दिया था, कर लेना चाहिए था। चलो कर लो, कोई नहीं, धीरे धीरे। करण से हो ही गया रिप्लाई। कौन, राजीव भाग गया? राजीव हो गया, और मधु भी नहीं दिखाई दे रही। चलिए ठीक है बेटा, आज टाइम से पहले ही क्लास ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ा दिया, नया चैप्टर फिर अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके। हाँ, लेव कर दो क्लास को।